वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इस इंडियन पॉलिटिकल सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी को देखेंगे जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस महान्यायवादी को। महान्यायवादी जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग महान्यायवादी को। यह जो महान्यायवादी होता है भारत सरकार की कानूनी सलाहकार होता है। तो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कौन होता है? तो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, अर्थात कानूनी मामलों में वह भारत सरकार की सलाह देता है। भारत सरकार को सलाह देने का काम करता है कौन? अटॉर्नी जनरल। तो इम्पोर्टेंट है कि महान्यायवादी क्या है? तो भारत सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है, इम्पोर्टेंट है। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी अथवा प्रथम विधि अधिकारी होता है, इम्पोर्टेंट है। तो यह जो महान्यायवादी होता है वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी और साथ ही साथ प्रथम विधि अधिकारी भी होता है, अर्थात जो भारत में कानून के संबंध में जितने सारे सलाह होते हैं, जितने सारे फैसले होते हैं, वह भारत सरकार के लिए कौन करता है? तो यह महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल करता है। तो भारत सरकार का यह मुख्य कानूनी अधिकारी अथवा यह प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी, महान्यायवादी याद रखेंगे, यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अब आर्टिकल 76 में लिखा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति एवं योग्यता एवं कार्यकाल एवं कर्तव्य, अर्थात अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में टोटल चीज़ों का वर्णन है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 76 में क्या लिखा गया है? महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल और कर्तव्य के बारे में। तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की बारे में वर्णन है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, लेकिन वो भी मंत्री परिषद के सलाह पर। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि इन महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पर। तो मंत्री परिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है, जो भारत सरकार को कानूनी सहायता देता है, इम्पोर्टेंट है। तो भारत सरकार का यह एक सरकारी वकील होता है महान्यायवादी, जो भारत सरकार को कानूनी सहायता देता है, इम्पोर्टेंट है। कौन सा सहायता? तो कानूनी सहायता देता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। महान्यायवादी का कार्यकाल अनिश्चितकालीन होता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रपति कभी भी महान्यायवादी को हटा देगा, बल्कि जब लगता है कि इनका कार्य असंतोषजनक है, तभी वह मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा? तो महान्यायवादी को हटाएगा। तो इम्पोर्टेंट है कि यह जो महान्यायवादी होता है इसका कार्यकाल जो होता है वह अनिश्चितकालीन होता है। तो अनिश्चितकालीन कहने का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति जब चाहे तो महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकता है, लेकिन उसके पद से हटाने के लिए कोई विशेष कारण बताना होगा। अर्थात हालांकि राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति पर वह निर्भर है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा देगा। लेकिन यदि मंत्री परिषद को ऐसा लगता है कि इनका कार्य सही नहीं है, असंतोषजनक है, तो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इस महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को उसके पद से हटा देगा। किसके सलाह पर? तो मंत्री परिषद की सलाह पर।
अब है कि महान्यायवादी अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को। इम्पोर्टेंट है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। इम्पोर्टेंट है, यह बात लिखा गया है आर्टिकल 76 में। तो आर्टिकल 76 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति आपको अपना त्याग पत्र सौंपता है कौन, महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के कर्तव्य के अंदर 3 बातें लिखी गई है। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के कर्तव्यों का भी वर्णन है। इसके लिए 3 बातें लिखी गई। कौन कौन? महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विधियों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति को सरकार को सौंपे गए हैं। तो महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति के द्वारा सरकार को क्या किया गया है, तो सौंपा गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो भी सारे विषय भारत सरकार को दिए गए हैं, उन सभी विषयों पर यह महान्यायवादी क्या करता है, तो विधि संबंधी कानून बनाता है या फिर उसमें विधि संबंधी सलाह देता है। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को समय समय पर सौंपे गए कानूनी कार्यों का पालन करना भी महान्यायवादी का कर्तव्य है। तो इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को समय समय पर सौंपे गए कानूनी कार्यों का पालन करना भी महान्यायवादी का कर्तव्य है। अर्थात जो महान्यायवादी का कर्तव्य है कि समय समय पर जांच करना कि राष्ट्रपति किसी कानूनी मैटर को अच्छे ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसकी भी निर्णय कौन करता है, देखरेख कौन करता है, तो अटॉर्नी जनरल करता है। संविधान या किसी अन्य विधि के द्वारा प्रदान किए गए कार्यों का निर्वहन करना भी महान्यायवादी का कर्तव्य है। तो संविधान या किसी अन्य विधि के द्वारा प्रदान किए गए कार्यों का निर्वहन करना भी महान्यायवादी का कर्तव्य है। अब है आर्टिकल 78, आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में लिखा गया है कि महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो वेरी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 78 में लिखा गया है कि ये जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल है, वे भारत के क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में वे अपनी सुनवाई कर सकते हैं। तो भारत के क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार किसे है, तो महान्यायवादी को है, अटॉर्नी जनरल को है। इम्पोर्टेंट है, यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 78 में। आर्टिकल 88 में क्या लिखा गया है, तो आर्टिकल 88 में लिखा गया है, अनुच्छेद 88 में लिखा गया है, मंत्री और महान्यायवादी का संसद के प्रति अधिकार। तो अनुच्छेद 88 में लिखा गया है कि मंत्री और महान्यायवादी का संसद के प्रति कुछ अधिकार है। तो इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 88 में लिखा गया है कि मंत्रियों और महान्यायवादियों का संसद के प्रति कुछ अधिकार हैं। याद रखेंगे, अधिकार का वर्णन है किसका, तो मंत्री और महान्यायवादी का। अनुच्छेद 88 में लिखा गया है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और आसानी से उसमें कुछ बोल सकता है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 88 में लिखा गया है कि महान्यायवादी किसी भी सदन के संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकता है, तो वह आसानी से उसके कार्यवाही में भाग ले सकता है और उसमें अपनी बात को बोल सकता है। अनुच्छेद 88 में एक बात और लिखा गया कि मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं और उसमें बोल भी सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 88 में क्या बात लिखा गया, अनुच्छेद 88 में एक बात लिखा गया कि मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं और उसमें अभिभाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं। अनुच्छेद 88 में एक बात और लिखा गया
कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी राज्य समिति में जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में हो उसमें भाग ले सकते हैं और वे उसमें बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 88 में लिखा गया है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी समिति में जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में हो उसमें वे भाग ले सकते हैं और उसमें वे आसानी से बोल भी सकते हैं। अनुच्छेद 88 में यह भी लिखा गया है कि महान्यायवादी को सदन में वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है कि यह महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि सदन में जो वोटिंग सिस्टम होता है उस वोटिंग सिस्टम में इस महान्यायवादी को भाग लेने का अधिकार नहीं है। अर्थात अनुच्छेद 88 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि महान्यायवादी को सदन के किसी भी सदन में वोट देने का अधिकार उसे नहीं है। चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो या फिर मुख्यमंत्री का चुनाव हो, उसे किसी भी सदन में वोट देने का अधिकार नहीं है। मंत्री परिषदों को अपने सदन में मत देने का अधिकार है। तो इम्पोर्टेंट है कि मंत्री परिषदों को अपने सदन में मत देने का अधिकार है जिस सदन के वे मेंबर हैं। तो महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार तो नहीं है, हालांकि मंत्रियों को वोट देने का अधिकार है, सदन में मत देने का अधिकार है, उसी सदन में जिस सदन में वे क्या हैं तो सदस्य हैं। इम्पोर्टेंट है। महान्यायवादी न तो मंत्री परिषद के हिस्सा होते हैं न ही संसद के किसी सदन के सदस्य होते हैं। अर्थात न तो वे लोकसभा के सदस्य होते हैं न ही वे राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इम्पोर्टेंट है। तो पूछा जाएगा कि महान्यायवादी किसका हिस्सा है, तो ये सीधे मंत्री परिषद के हिस्सा होता है। ये क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद के सलाह पर यह निर्भर है। अगर मंत्री परिषद का सलाह लगा कि ये इनका कार्य असंतोषजनक है तो वे राष्ट्रपति के माध्यम से इन्हें पद से हटा सकते हैं। तो इसी कारण जो महान्यायवादी होते हैं न तो मंत्री परिषद के हिस्सा होते हैं और न ही संसद के किसी सदन के हिस्सा होते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं। अर्थात न तो वे लोकसभा के मेंबर हैं और न ही राज्यसभा के मेंबर हैं। महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी सलाह या विश्लेषण स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही उन्हें निजी प्रैक्टिस छूट गई हो। इम्पॉर्टेंट है। तो जो महान्यायवादी होता है वे भारत सरकार के अंदर में किसी विशेष व्यवस्था, तो महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता, भले ही उन्हें निजी प्रैक्टिस की छूट गई हो। तो अगर महान्यायवादी की निजी प्रैक्टिस छूट गई हो तब भी वह भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। याद रखेंगे कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी को जिस मामले में भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर महान्यायवादी टिप्पणी नहीं कर सकते। अर्थात निष्पक्ष रूप से भारत सरकार का ही वे क्या करेंगे तो सहायता करेंगे, साथ देंगे। तो खासा इम्पोर्टेंट है यह टर्म कि महान्यायवादी को जिस मामले में भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर महान्यायवादी टिप्पणी नहीं कर सकते। जैसा पॉइंट दिया गया है भारत सरकार का बस उसी पर वे क्या करेंगे तो अपनी जोर देंगे। याद रखेंगे, अपनी जोर देंगे। अर्थात वे निष्पक्ष रूप से भारत सरकार का ही साथ देंगे। किसको? तो भारत सरकार का ही निष्पक्ष रूप से वे साथ देंगे। बिना भारत सरकार की अनुमति के महान्यायवादी किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते। याद रखेंगे। तो ये जो महान्यायवादी होते हैं भारत सरकार की अनुमति के बाद किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का नाम नहीं हटा सकते। अगर कोई व्यक्ति क्या है तो वह आपराधिक मामला में दर्ज है उसका नाम, तो जब वह आपराधिक मामला में उसका नाम दर्ज है तो ये जो भारत सरकार है तो इसके लिए
तो इसके लिए भारत सरकार की अनुमति के महान्यायवादी किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बेच बचाव नहीं कर सकते, याद रखेंगे। बिना भारत सरकार की अनुमति के महान्यायवादी किसी परिषद या कंपनी के डायरेक्टर का पद भी ग्रहण नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है। तो बिना भारत सरकार की अनुमति के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वे किसी परिषद या कंपनी के डायरेक्टर के रूप में पदभार क्या करेंगे, तो ग्रहण नहीं कर सकते, याद रखेंगे, बिना भारत सरकार की अनुमति के। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो MC सीतलवाड़ थे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो MC सीतलवाड़, याद रखेंगे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1950 से लेकर 1963 ईस्वी तक। तो सबसे पहली बार अगर कोई इस पद पर बैठा था महान्यायवादी का, तो उनका नाम था MC सीतलवाड़, और इनका कार्यकाल 1950 ईस्वी से लेकर 1963 ईस्वी तक था, 13 वर्ष। और वे लंबे समय तक भारत के पहले महान्यायवादी रहे। तो यदि पूछा जाए कि भारत के समय के, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार के पहले महान्यायवादी कौन थे, MC सीतलवाड़, जिनका कार्यकाल 1950 से 1963 ईस्वी तक था, और वे लंबे समय तक भारत के महान्यायवादी रहे। इंपॉर्टेंट है। अब है क्या कि भारत के वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं उनका नाम है के वेणुगोपाल, जो 2017 से अब तक क्या है, तो इस भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल हैं, जो वर्ष 2017 से अब तक क्या हैं, तो अपने पद पर बने हुए हैं, वर्ष 2017 से अब तक। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है, याद रखेंगे कि महान्यायवादी की सहायता के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है, तो सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, अर्थात, और यह कोई संवैधानिक पद नहीं होता जिसे अपने मर्जी के लिए सरकारों ने लाया है, और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए उप सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है, इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा, और इसके जो काम है तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे कि महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है, इम्पोर्टेंट है। और यह कोई संवैधानिक पद नहीं है, अर्थात संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, जिसे अपनी मर्जी के लिए सरकारों ने लाया है, और सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए इसका गठन किया है। इसमें किन देंगे, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि जिसे अपनी मर्जी के लिए सरकारों ने लाया है, और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए अर्थात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति होती है, इम्पोर्टेंट है। तो ये तो था हमारा महान्यायवादी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल यह पूछा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यदि आर्टिकल है, यदि पूछा जाए तो 76 के बारे में तो याद हो गया होगा, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। तो बार बार इसे रिपीट करके देखते रहें, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। तब चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।